हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसे एनसीएफ 2005 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें एनसीएफ की तो होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाठ्यचर्या किसे कहते हैं। तो देखिए, पाठ्यचर्या के अंदर पाठ्यक्रम साथ ही साथ अन्य सहगामी क्रियाएं या गतिविधियों को शामिल कर लिया जाता है और एक पूरी शिक्षा की जो योजना बनाई जाती है या शिक्षण की जो योजना बनाई जाती है उस शिक्षा की योजना को हम पाठ्यचर्या का नाम देते हैं। इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी में पाठ्यचर्या कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है, या ये जो कैरिकुलम है, ये जो शब्द है ये लेटिन भाषा से लिया गया है। लेटिन भाषा में इसे कुरियर कहते हैं और इसका मतलब होता है ये डिस्कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। यानी पाठ्यचर्या के अंदर पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य सहगामी क्रियाओं का भी निर्धारण किया जाता है जो शिक्षा के लिए योजना बनाते हैं। इसकी हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 में क्या क्या हुआ, इसकी क्या रूपरेखा थी, इसकी कैसे विकास हुआ, एक शिक्षक के लिए एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, साथ ही साथ इसके उद्देश्य क्या थे, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा क्या थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है ये एक नई रूपरेखा प्रदान करता है जिससे शिक्षक और शिक्षक के साथ साथ स्कूल के अनुभवों को जोड़ते हुए एक योजना बनाते हैं और यह योजना बच्चों के पास दी जाती है या बच्चों के लिए उपयोगी होती है। यह जो एनसीएफ है इसकी रूपरेखा में शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं, शैक्षिक अनुभव है, अनुभव संगठन है, विद्यार्थी का आकलन है, जैसे 4 मुद्दों को संबोधित करता है। एनसीएफ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से अलग है। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न शिक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो शिक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें बताया गया कि यह एनसीएफ एक व्यवहारवादी और मनोविज्ञान पर आधारित है। 2005 के अंदर जो ये सिद्धांत आया, इसके अंदर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, प्रधान अध्यापकों, शिक्षक, माता पिता, एनसीईआरटी की जो संकाय है, इन सभी प्रतिष्ठित विद्वानों ने गहन विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद इसकी रूपरेखा तैयार की और उस रूपरेखा को वर्तमान स्वरूप में हम पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, एनसीएफ 2005 जो आया उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, उससे उद्धरण है और या उससे लिया गया है। इसमें कवि याद दिलाता है कि बचपन रचनात्मक भावना और उदार खुशी की एक कुंजी होती है। कि जो बचपन होता है वह कैसा होता है, रचनात्मक भावना वाला होता है और एक उदार खुशी की एक कुंजी होती है जिनमें दोनों को एक नासमझ वयस्क समाज द्वारा विकृत किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका विकास कैसे हुआ। तो ये एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी, इसकी अध्यापना या इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रोफेसर यशपाल ने की थी। 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको CEBE कहते हैं, उन्होंने चर्चा करते हुए तो इसको पारित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 कब पारित हुआ, तो एनसीएफ 2005 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ। इसके अंदर हम बात करें तो शिक्षा के अंदर गुणवत्ता सुधार एवं प्रौद्योगिकी, इस पर आवश्यक बल दिया गया। अब प्रौद्योगिकी की बात करें तो शिक्षा के अंदर जो नई नई प्रायोजित योजनाएं होनी चाहिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा या कंप्यूटर साक्षरता, इसका भी ध्यान रखा गया। तो ये इन सभी शैक्षिक गुणवत्ता, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साक्षरता, इन सब के लिए 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CEBE ने चर्चा करते हुए और इसको पारित किया गया। तो ये किससे लिया गया, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध था सभ्यता और प्रकृति, उससे लिया गया है, जिसके अंदर बचपन के उदार खुशी की एक कुंजी बताए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसका जो निर्माण करती है वो करती है एनसीईआरटी। ठीक है, और ये एनसीईआरटी समय समय पर इसकी समीक्षा करती रहती है। अब हम बात करते हैं कि जब ये बना था उस समय इसके तत्कालीन निदेशक कौन थे। तो बनने का जो कार्य, बनाने का जो कार्य क्या था, उस समय तत्कालीन निदेशक थे इसके प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एनसीएफ 2005 बनी, और एनसीएफ 2005 को बनाने का जो काम करती है वो एनसीईआरटी करती है। समय समय पर इसकी समीक्षा करती रहती है, उसमें परिवर्तन या कुछ नए बदलाव की गुंजाइश अगर होती है तो वो करती है। पूछा जाए एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता यशपाल कमेटी में प्रोफेसर यशपाल ने की थी। ठीक है, और ये किसकी एडवाइजरी से आया, तो सेंट्रल एडवाइजरी या सीएबी ने इसको पारित किया था 7 सितंबर 2005 को। अब हम बात करते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, एनसीएफ 2005 है, ये जो शिक्षा है ये बाल केंद्रीय शिक्षा है पर बल देता है। एनसीएफ 2005 रटन प्रणाली से निजात पाने के लिए करता है, परीक्षा में सुधार करने के लिए, जेंडर, जाति, धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने की बात भी एनसीएफ 2005 में की गई है। शोध आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बने जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित थे। इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को दी गई। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम बात करें तो रटन विद्या है, बाल केंद्रीय शिक्षा है, परीक्षा प्रणाली में सुधार है, जेंडर, जाति, धर्म आदि के आधार पर जो भेदभाव है इसको दूर करने के लिए एक तैयार किया गया था एनसीएफ 2005। और इसके अंदर जो विभिन्न दस्तावेज है उस पर 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बने और जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित था उसके लिए कार्य करते जो विषय के विशेषज्ञ थे। आगे हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्या लक्ष्य निर्धारित करता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, पहला इसका लक्ष्य है कि इसके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के लिए स्कूली जीवन को उसके घर, आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना, यानी स्कूली शिक्षा को बालक के घर, परिवार और आस पड़ोस का जो जीवन है उससे जोड़ना एनसीएफ 2005 का लक्ष्य था। ठीक है, इसके लिए बच्चों के स्कूल में अपने बाहरी अनुभव के बारे में बताना, और जो बाहरी अनुभव है बच्चों के, वो अनुभव बच्चे स्कूल में शिक्षक के सामने शेयर करें। इसके लिए उसको मौका दिया जाए, टीचर उसकी सुने, ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसके बात को तवज्जो दे रहा है। यानी कुल मिला के कह सकता है कि पहला इसका लक्ष्य ये था कि स्कूली शिक्षा बालक के जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, बालक को अपने अनुभव एक शिक्षक के सामने शेयर करने चाहिए, उसको मौका दिया जाना चाहिए। इसकी बात करता है एनसीएफ 2005 के अंदर इसका लक्ष्य रखा गया था। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे लक्ष्य की। तो देखिए, दूसरा इसका जो लक्ष्य था वो था आत्मज्ञान, यानी शिक्षा व्यक्ति को खुद को जाने, खुद की सच्चाई को जाने, और इसके लिए वो निरंतर प्रक्रिया या इसकी जो निरंतर प्रक्रिया वो चलती रहे। इसके लिए बच्चों के विभिन्न तरह के अनुभवों को अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात भी एनसीएफ करता है। यानी एनसीएफ का दूसरा लक्ष्य था कि बालक खुद को जाने, शिक्षा के माध्यम से एक बालक है वो पढ़कर के स्वयं के बारे में जाने कि मैं क्या हूँ, उसके बारे में समझे। इसका भी एक लक्ष्य एनसीएफ के अंदर रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा के तीसरे लक्ष्य की बात करें। तो देखो, शिक्षा एनसीएफ 2005 है, उसका लक्ष्य क्या था। तो इसका तीसरा लक्ष्य था कि साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई। कहा गया कि मूल्य शिक्षा अलग से न होकर पूरी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए, तभी हम बच्चों के सामने सही उदाहरण पेश कर सकते हैं। यानी बात करें तो मूल्य शिक्षा को शिक्षा में ही शामिल करने की वकालत करता है एनसीएफ 2005, और इसका लक्ष्य भी रखा गया। अब बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के अगले वाले लक्ष्य। तो इसमें बात की गई कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए, कि जो व्यक्ति है उसमें जीवन जीने के जो विभिन्न तरीके हैं, जो देश के अंदर विभिन्न सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, उन सभी के भावों को विकसित करने की बात की गई है। सभी की सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करने की बात भी एनसीएफ 2005 में की गई। अब हम बात करते हैं
अगले लक्ष्य की, तो वो है कि व्यक्तिक अंतर को स्वीकार करने की बात की गई कि प्रत्येक जो बालक है उसके अंदर अलग अलग तरह की क्षमताएं होती है, अलग अलग तरह के कौशल होते हैं। तो प्रत्येक बालक को अपने कौशल को व्यक्त करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने कौशल को स्कूल के सामने, शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। जैसे हम बात कर सकते हैं व्यक्तिक अंतर की बात, कोई बच्चा कला के अंदर प्रवीण हो सकता है, कोई संगीत के अंदर हो सकता है, कोई नाटक के अंदर हो सकता है, कोई चित्रकला के अंदर हो सकता है, कोई बच्चा साहित्य के अंदर हो सकता है, कई बच्चे नृत्य के बारे में हो सकता है, कई बालकों को प्रकृति के बारे में अनुभव हो सकते हैं, ज्ञान हो सकता है। तो उन सभी व्यक्तिक विभिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए या उन सभी बालकों की क्षमताओं और कौशलों को आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाना चाहिए। ये भी बात करता है एनसीएफ 2005। अब हम बात करते हैं अगले लक्ष्य की। ज्ञान के वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ साहित्य एवं कलात्मक रचनाओं को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का हिस्सा माना गया है। यहाँ तर्क के साथ साथ भावना यानी साहित्य वाले पहलू को भी महत्व देना चाहिए। यानी अगला जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य रखा गया है कि साहित्य और कला दोनों को ज्ञान के अंदर महत्व दिया जाना चाहिए, यानी विज्ञान का भी महत्व हो और विज्ञान के साथ साथ साहित्य का भी महत्व होना चाहिए। इसके लिए भी एनसीएफ 2005 में लक्ष्य रखा गया। अगले लक्ष्य की बात करें तो इसमें ये कहा गया कि शिक्षा एक मुक्त प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, मुक्त प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण, अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति, संप्रदाय, इन सभी से मुक्त रखा जाना चाहिए। तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और तभी शिक्षा का महत्व बढ़ सकता है। यानी किसी प्रकार का शिक्षा के अंदर अन्य बालकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो किसी प्रकार की जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इस आधार पर किसी प्रकार का बच्चों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी एनसीएफ 2005 में लक्ष्य रखा गया था। अगले लक्ष्य की बात करें तो अगला जो लक्ष्य था वो ये था कि 8वीं बिंदु जो बात करें तो कि स्कूल में पढ़ने पढ़ाने के काम के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। यानी जब अच्छा माहौल होगा तभी बच्चे स्कूल के अंदर, विद्यालय में सीख सकते हैं और बच्चे अपने विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं या अपने विचारों को रखने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए एनसीएफ 2005 ये भी कहता है कि स्कूल का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों का पढ़ने के प्रति रुझान बढ़े और बच्चे मतलब स्वाभाविक रूप से कक्षा में सीखें। आगे बात करते हैं अगले इसके लक्ष्य की। वो ये है कि देश के ऊपर गर्व की भावना भी विकसित होनी चाहिए ताकि देश का प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ाव महसूस करे और देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इसलिए भी जो एनसीएफ 2005 है वो इसका भी लक्ष्य मानता है कि देश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में गौरव का महसूस होना चाहिए, गौरव मानना चाहिए। इसके लिए भी एनसीएफ 2005 लक्ष्य रखता है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा क्या थी, एनसीएफ 2005 का विकास कैसे हुआ, एनसीएफ 2005 के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका थी, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या रखे गए, इन सभी बिंदुओं पर आज हमने बात की और बड़े विस्तार से बात की कि पहलुओं को हमने समझा। तो देखिए एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और सीखिए कि एनसीएफ 2005 क्या होता है। थैंक यू।